हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल्टर अबाउट पोटेंशियल के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में AEPs भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑल्टर अबाउट पोटेंशियल होता क्या है। ये एक इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स होता है जो कि हमारे ऑल्टरी सिस्टम से जनरेट होता है। कब जनरेट होता है? जब हम इसको साउंड के द्वारा स्टिमुलेट करते हैं। और ये साउंड किस तरह का हो सकता है? साउंड में हम देख सकते हैं कि ये जो साउंड है, हम क्लिक देख सकते हैं, टोन बस देख सकते हैं, चर्प देख सकते हैं और स्पीच का हम यूज़ करते हैं इसको जनरेट करने के लिए। ठीक है। ये हमको क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमको न्यूरल एक्टिविटी के बारे में बताता है। किसकी न्यूरल एक्टिविटी? जो हमारा कोक्लिया है, कोक्लिया से लेकर जो हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक का पाथवे होता है, जिसको हम शॉर्ट में इकोलिमा बोलते हैं। मतलब कि ई से एट नर्व, सी से कोक्लियर न्यूक्लियस, ओ से सुपीरियरी ओलिवरी कॉम्प्लेक्स या ओलिवरी कॉम्प्लेक्स, एल से लेटरल लुमिनिस्कस, आई से इंफीरियर, एम से जो रहता है हम मेडिकुलर जेनिकुलर बॉडी बोलते हैं और ए से हम ऑडिटरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जो ऑडिटरी रिवॉर्ड पोटेंशियल होता है, ये टाइम लॉक्ड होता है। टाइम लॉक्ड का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही जनरेट होता है। जैसे कि कैसे कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक स्टिमुलस दिया, ठीक है। एक स्टिमुलस देने के कुछ टाइम के बाद में ही एक स्पेशल टाइप का या एक प्रकार का पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसको हम ऑडिटरी रिवॉर्ड पोटेंशियल बोलते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं टाइम लॉक्ड होता है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ये जनरेट होगा। कब? जब हम स्टिमुलेट कर देते हैं उसके बाद। फिर हम इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? तो हम इसको रिकॉर्ड की बात करते हैं तो हम इसको सरफेस इलेक्ट्रोड के द्वारा रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हम इसको सरफेस पे इलेक्ट्रोड प्लेस करके हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। सरफेस में कहा हम मेस्टॉइड पे प्लेस करते हैं। मतलब उसका अलग अलग प्लेसमेंट होता है। हर अलग अलग इलेक्ट्रिकल ऑल्टरी वर्क पोटेंशियल जनरेट करने के लिए हम उसको प्लेसमेंट रहता है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है। इसमें फिर हम ये देखते हैं कि ऑल्टरी इवॉल्व रिस्पॉन्स जो रहता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। उसमें हम देखते हैं कि इकॉक्सी होता है, ABR होता है, MLR होता है, LLR होता है, P300 होता है, MMN होता है, N400 होता है, P600 होता है और CNV होता है। इसको हमने किस बेस पे अलग अलग बोला कि हम इसको इकॉक्सी बोल रहे हैं, एक को हम ABR बोल रहे हैं, एक को हम MLR बोल रहे हैं, एक को हम LLR बोल रहे हैं। तो उसके 3 कैटेगरी जो दे रखी है, जिसके बेस पर हमने इनको अलग किया। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेटेंसी। अब लेटेंसी क्या होता है कि हमने जब साउंड दिया उसके बाद में कितनी देर बाद वो जनरेट हो रहा, उसके बेस पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया। दूसरा हम बात कर रहे हैं जनरेशन के हिसाब से कि हम कहाँ से जनरेट हो रहा। ठीक है। तो ऑर्डर स्ट्रक्चर जो रहता है वो किस ऑर्डर स्ट्रक्चर से जनरेट हो रहा है उसके बेस पे हमने अलग किया है। और तीसरा हमने किया डिपेंडेंसी ऑन द स्टिमुलस। मतलब कि जो हम स्टिमुलस दे रहे हैं वो एंडोजिनस या एक्सोजिनस, मतलब कि उसमें किस सिस्टम को पार्टिसिपेशन हो रहा है, एंडोजिनस सिस्टम का या एक्सोजिनस सिस्टम का। इसका मतलब क्या होता है एक्सोजिनस और एंडोजिनस? मतलब कि हम सिर्फ साउंड दे रहे हैं और हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो एक्सोजिनस हो गया। पर एंडोजिनस में क्या होता है कि हम जो साउंड दिया उस पर पेशेंट ने ध्यान देना चाहिए, मतलब उसका अटेंशन होना चाहिए, तब जाके वो जनरेट होता है। उसको हम बोलते हैं एंडोजिनस। मतलब एक्सोजिनस में हमको किसी प्रकार के अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंडोजिनस में हमको अटेंशन चाहिए। अटेंशन के बाद में मतलब हम उस साउंड पर अगर पेशेंट अटेंशन दे रहा है या कोई पर्सन उस पर अटेंशन दे रहा है तो ही वो जनरेट होगा। तो हमने उसको एंडोजिनस बोला। फिर हमको यहाँ पे एक बात पता करना चाहिए कि हमने ऑटरी रिवोक पोटेंशियल हमको ज़रूरत क्यों पड़े कि हम ऑटरी रिवोक पोटेंशियल किसी के पर्सन का हम क्यों चेक करते हैं, या हम इसका यूज़ क्या होता है, हमने इसको डिस्कवर कर लिया इसका यूज़ क्या हुआ। तो इसका यूज़ जो होता है हमको थ्रेशोल्ड एस्टिमेट करने में फ़ायदा करता है। मतलब कि जो पेशेंट रहता है, जो बच्चे रहते हैं जो अपना थ्रेशोल्ड नहीं बता पाते, बिहेवियरली जो अपना थ्रेशोल्ड नहीं बता पाते हैं, हम उसको ऑब्जेक्टिकली टेस्ट से हम उसका थ्रेशोल्ड पता कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ में हो गया। दूसरा हमको साइट ऑफ लीजन के बारे में पता चलता है। मतलब कि किसी इंसान में ऑडिटरी नर्व में कहीं पे भी उसको ट्यूमर है या ऑडिटरी कॉर्टेक्स या ऑडिटरी सिस्टम में कहीं पे भी ट्यूमर है, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। साइट ऑफ लीजन के उसका लीजन किस जगह पे है उसके बारे में पता कर सकते हैं। क्यों, कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि हमको ये पता है कि जो ऑडिटरी वो पोटेंशियल है वो उनको हमने कैटेगराइज किया था, एक तो लेटेंसी के बेस पे और दूसरा साइट ऑफ जनरेशन का, मतलब कि वो कहाँ से जनरेट हो रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से अगर जनरेट होते हैं, अगर उस स्ट्रक्चर में जो हमने फाइंडिंग निकाली अगर वो एबनॉर्मल आ रहे हैं, तो इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं ये बता सकते हैं कि उसको साइट ऑफ लीजन कहाँ पे है, उसको कहाँ पे दिक्कत है। फिर हम तीसरा चेक करते हैं इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग में। इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग मतलब कि जैसे कि किसी पर्सन का जब ट्यूमर का इलाज हो रहा है तो उस टाइम में हम ये देखते हैं कि ऑर्टरी नर्व प्रिजर्व है या नहीं है, तो उसको हम पता कर सकते हैं। मतलब ड्यूरिंग जब सर्जरी कोई कर रहा है, कोई डॉक्टर जब सर्जरी करता है तो उस टाइम पे हम ये पता कर सकते हैं कि उस सर्जरी की वजह से मान लो एक कान में उसको ट्यूमर है, एक कान उसको अच्छा है। पर हम अगर सर्जरी एक कान की कर रहे हैं तो हम उस दौरान मॉनिटर कर सकते हैं कि दूसरे कान के, मतलब सर्जरी के दौरान दूसरे कान को किसी प्रकार से, कि नर्व को किसी प्रकार से कोई चीज़ हमारी हैम्पर तो नहीं कर रही जो हम उस टाइम पे ट्रीटमेंट में कर रहे हैं या उस टाइम सर्जरी के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में हम चौथा इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम ये पता कर सकते हैं कि ये
ऑडिटरी न्यूरोपैथी के बारे में बताता है। ऑडिटरी न्यूरोपैथी एक डिसऑर्डर होता है, उसके बारे में भी हमको इसके द्वारा पता चलता है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी ये मदद करता है। मतलब कि इस पर्सन को ये बीमारी है, या इस पर्सन को ये पैथोलॉजी, इस पर्सन को ये पैथोलॉजी, इसके बारे में भी हम ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल के बारे में से के थ्रू हम पता कर सकते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करते हैं कि जो ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो उसका क्लासिफिकेशन जो दे रखा है वो 6, जैसे मैंने ऊपर 3 टाइप के तो आपको बता दें कि साइट ऑफ जनरेशन, एक्सोजीनस है, एंडोजीनस है। उसमें हमने इसमें डिफरेंट आउटलाइन ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिया है। उसके बेस पे हम सारे क्लासिफिकेशन के बारे में एक बार में पता कर लेते हैं, एक बार में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने अलग अलग साइंटिस्ट या अलग अलग ऑथर थे, उन्होंने 6 तरह का क्लासिफिकेशन दिया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ, साइट ऑफ जनरेशन के बेस पे। और सेकंड क्लासिफिकेशन एक्सोजीनस है या एंडोजीनस नेचर का है। थर्ड क्लासिफिकेशन लेटेंसी के बेस पे। फोर्थ क्लासिफिकेशन जो रहेगा कि हमने किस प्रकार का उन जो स्टिमुलस, उनको किस प्रकार का स्टिमुलस यूज़ किया उनको जनरेट करने के लिए, कि हमने क्लिक यूज़ किया, टोन बस यूज़ किया, चर्प यूज़ किया, स्पीच इवोक्ड यूज़ किया, कौन सा हमने स्टिमुलस यूज़ किया उन जो टेस्ट है उन, और या फिर जो उन स्टिमुलस को जनरेट करने के लिए। फिर उसके बाद में हम देखते हैं पांचवा कि स्टिमुलस का टाइप, कि हमने जो कंटिन्यूअस स्टिमुलस यूज़ किया है या ट्रांजिएंट यूज़ किया, सस्टेन यूज़ किया, किस प्रकार का हमने स्टिमुलस यूज़ किया उसके बेस पे। चौथा हमने देखा कि जो जनरेटर है वो मतलब नियर फील्ड है या फार फील्ड है। नियर फील्ड मतलब कि जो हमारा जनरेटर साइड और इलेक्ट्रोड जो हमने प्लेस किया था वो पास है। फार फील्ड मतलब कि जो जनरेटर साइड है और जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो दूर दूर है। उसके बेस पे भी हमने इसको क्लासिफिकेशन में किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइट ऑफ जनरेशन के बेस पे हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले टाइप के बारे में बात करते हैं, जो एंडोकोक्लियर पोटेंशियल, जैसे कि उसके नाम में ही एंडोकोक्लियर मतलब कि जो कोक्लिया से जनरेट हो रहा है। तो कोक्लिया से जनरेट होने वाला क्या है, कोक्लियर माइक्रोफोनिक्स मिलता है हमको, और सबमिटिंग पोटेंशियल मिलता है, और एक होता है ऑडिटरी नर्व, जो ऑडिटरी नर्व से जनरेट होता है। जैसे कि दूसरा टाइप है उसमें ऑडिटरी नर्व, तो जो कि हमारा जनरेशन टाइप क्या होगा, ऑडिटरी नर्व होगा। ठीक है, तो हम जो एपी, एसपी और सीएम के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कोक्लियर माइक्रोफोनिक्स, सबमिटिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो हमारा होता है, ये इकोगी करके जो टेस्ट होता है उसमें हमको देखने को मिलता है। फिर हम अगले बात करते हैं ब्रेन स्टेम से। तो ब्रेन स्टेम से हम किस प्रकार का टेस्ट करते हैं, किस प्रकार का हमको जनरेटर पिक मिलती है, किसकी हमको जनरेट की साइड की पिक मिलती है। तो हमको एवीआर की पिक मिलती है किससे, ब्रेन स्टेम से। तो ब्रेन स्टेम में हम कुछ डिफरेंट जनरेटर साइट होती है जिसके बेस पे हम पिक को बता पाते हैं कि फर्स्ट पिक है, सेकंड पिक है, क्योंकि सबकी जनरेशन साइट अलग अलग दे रखी है। तो हम लोग उसमें जनरेशन साइट के बारे में देखते हैं। तो कोक्लियर न्यूक्लियस, एसओसी, इंफीरियर कॉलिकुलस और एमजीबी, मेडिकुलर जेनिकुलर बॉडी, तो जो हमारी पीक एवीआर के पीक को बताता है। फिर हम देखते हैं सबकॉर्टिकल पोटेंशियल के बारे में। तो सबकॉर्टिकल पोटेंशियल, जैसे कि उसके नाम में सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, थैलेमस होता है, और अर्ली कॉर्टिकल एरिया को हम इसमें सबकॉर्टिकल पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबकॉर्टिकल पोटेंशियल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करके, कि एमएलआर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एमएलआर की पिक, जैसे कि हमने एवीआर के लिए पिक दे रखी है 1 to 6 मतलब 7 तक दे रखी है, या फिर 1 to 5 मेनली हम जो चेक करते हैं वो 1, 3, 5 ही यूज़ करते हैं। 3 ही हम जो पिक देखते हैं या वेव्स देखते हैं हम 3 ही देखते हैं। बाकी एमएलआर में जो हम देखते हैं, तो एमएलआर में हम कौन सी पिक देखेंगे, एनएपीए, एनवीपीवी की 4 प्रकार के हम उसमें पिक देखेंगे। फिर उसके बाद में हम अगले उसमें टाइप में जाते हैं जो कॉर्टिकल पोटेंशियल होता है। जैसे कि उसके नाम में कॉर्टिकल, यानी कि उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स वाला एरिया आता है। उससे हमको एलएलआर के बारे में पता चलता है, P300 के बारे में पता चलता है, एमएमएन के बारे में पता चलता है। फिर हम अगला, जैसे कि हम देखेंगे अगला जो क्लासिफिकेशन दे रखा है, एक्सोजीनस है नेचर का है या एंडोजीनस नेचर का है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सोजीनस और एंडोजीनस क्या होता है, कि एक्सोजीनस में जो रहता है हमको किसी प्रकार की अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें हम एग्जांपल देखेंगे किस प्रकार का टेस्ट आता है, तो उसमें एवीआर आता है, इकोजी आता है। फिर एंडोजीनस की बात करते हैं जिसमें हमको कॉग्निशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। वो किस प्रकार का टेस्ट आता है उसमें आता है P300 और एमएमएन। फिर हम आगे देखते हैं कि जो तीसरा क्लासिफिकेशन दे रखा है लेटेंसी के बेस पे, कि हम कब इसको इकोक्जी बोलेंगे, कब हम इसको एवीआर बोलेंगे, कब इसको हम एलएलआर बोलेंगे, कब इसको हम एमएलआर बोलेंगे, इसके बेस पे। तो लेटेंसी, जैसे कि हमारी लेटेंसी जो रहेगी बहुत जल्दी आ गई, वेरी अर्ली पोटेंशियल पे हमको लेटेंसी देखने को मिल गई या पिक देखने को मिल गई। तो हम उसको जैसे अप्रोक्स 2 मिलीसेकंड, उसकी जनरेशन साइट हमारी जो देखेंगे वो हेयर सेल्स रहेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जनरेशन साइट कोक्लिया या हेयर सेल्स होता है। तो हम इकोक्जी के बारे में बात करते हैं, जिसमें सीपी बोला, सीएम और एसपी और एएम एक्शन पोटेंशियल के बारे में देखें।
फिर इसके बाद में आएगा सेकंड नंबर का शॉर्ट लेटेंसी के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट लेटेंसी जबकि 1 से 10 मिलीसेकंड तक हमको जिसमें पिक देखने को मिल जाती है, वो हमारा उसका एग्जांपल हमारा AVR आएगा, क्योंकि हमारा AVR जो रहता है उसका 10 मिली सेकंड तक हमको AVR देख की पिक सारी पिकें हमको मिल जाती हैं। फिर हम अगला बात करते हैं MLR के बारे में। तो MLR जो रहता है उसकी लेटेंसी 10 मिलीसेकंड से लेके 50 मिलीसेकंड तक के बीच में रहती है। उसमें हमको MLR देखने को मिलता है। यहाँ पे उसकी जनरेशन साइड भी दे रखी है, उसका कि कहाँ से जनरेट होता है उसके बारे में मैंने पहले बताया, और अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा लिखा हुआ, तो थोड़ा सा याद करने में ईजी हो जाता। फिर हम लॉन्ग लेटेंसी के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग लेटेंसी जो रहती है वो हमारी 50 मिलीसेकंड से ऊपर देखने को मिलती है, जिसमें हम LLR आता है, ठीक है। और उसके एग्जांपल हम देखेंगे लॉन्ग लेटेंसी के बाद में हमको, मतलब 350 मिलीसेकंड के बाद में हम देखेंगे कौन कौन से हमको टेस्ट देखने को मिलेगा। तो हमको P300 भी उधर ही मिलेगा, MMN भी उधर ही देखने को मिलेगा। फिर हमने जो स्टिमुलस यूज़ किया, अगला क्लासिफिकेशन कि हमने किस प्रकार का स्टिमुलस यूज़ किया, मतलब क्लिक यूज़ किया, टोन बस यूज़ किया, चर्प यूज़ किया, स्पीच इवोक्ड यूज़ किया, उसके बेस पे हमने इन टेस्टों को अलग अलग किया है। तो हम जब क्लिक का यूज़ करते हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं है कि हम टोन बस का यूज़ AVR में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्लिक का है, हम टोन बस यूज़ कर सकते हैं। पर उन्होंने क्लासिफिकेशन के बेस पे उन्होंने अलग अलग बताया है कि क्लिक का यूज़ कब करेंगे, टोन बस का यूज़ कब करेंगे। इससे इसके कुछ पर्पस भी हैं, मतलब जैसे इसमें यहाँ पे पर्पस मेंशन है। तो हम क्लिक का बात करते हैं तो क्लिक से हम AVR पता कर सकते हैं, इकोलॉजी के बारे में पता कर सकते हैं। टोन बस से भी हम AVR के बारे में पता कर सकते हैं। उसमें क्या मतलब हम कब क्लिक यूज़ करेंगे, कब टोन, हमको जब फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स चाहिए होगा तो हम टोन बस यूज़ करेंगे, क्योंकि टोन बस जो रहता है वो 500 और 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे हमको के बारे में बताता है। मतलब इनडायरेक्टली हम फ्रीक्वेंसी के बारे में पता कर रहे हैं कि उसके रिस्पॉन्स है या नहीं है, ठीक है। क्लिक की उसके बारे में बात करते हैं तो वो 1K से 4K के बारे में उसकी मतलब रेंज होती है, 1K से 4K का स्टिमुलस रहता है। चर्प जो रहता है वो हमको मेनली फिफ्थ पिक के बारे में बताता है। चर्प जो रहता है मेनली फिफ्थ पिक के बारे में बताता है। हम ये देखते हैं कि चर्प, और हम मतलब हमको फिफ्थ पिक के बारे में तो क्लिक भी बता रहा है, टोन बस भी बता रहा है, तो हमें चर्प की ज़रूरत पड़े। चर्प क्या रहता है, चर्प का निकालने का या उसको फाइंड करने का या उसको स्टिमुलेट करने का मेन चीज़ यही है कि वो कोक्लियर डिले को कंपनसेट करता है। वो कैसे कंपनसेट करता है, जैसे कि हमारा क्या रहता है कि हमने जब हमने क्लिक दिया तो वो क्या करते हैं, पहले हायर फ्रिक्वेंसी को स्टिमुलेट करता है, फिर लोअर फ्रिक्वेंसी को स्टिमुलेट करता है। हमारा कोक्लियर का अरेंजमेंट होता है फ्रिक्वेंसी का, तो उसमें जो टाइम लगता है, चर्प क्या रहता है उस टाइम को कंपनसेट करता है। मतलब वो क्या करेगा कि हायर फ्रिक्वेंसी और लोअर फ्रिक्वेंसी दोनों एक साथ स्टिमुलेट हो, तो पहले लोअर फ्रिक्वेंसी का दे देगा, फिर हायर फ्रिक्वेंसी का दे देगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि दोनों फ्रिक्वेंसी एक साथ स्टिमुलेट होती है, इसलिए हम चर्प का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर अगला हम अगला हम स्टिमुलस का यूज़ करते हैं कि स्पीच इवोक्ड हम यूज़ करते हैं। तो स्पीच इवोक्ड हम कब यूज़ करते हैं, जिसमें डा टा वाला आपने एग्जाम्पल लगभग सब लोगों को पता ही होता है। तो स्पीच इवोक्ड में हम कौन से टेस्ट करते हैं, FFR करते हैं, और कॉर्टिकल एपी इसके बारे में हम पता करते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमने स्टिमुलस यूज़ किया है वो कंटिन्यूअस स्टिमुलस है या क्या है, उसके बारे में हम पता करते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ट्रांजिएंट में किस प्रकार का स्टिमुलस आता है। तो उसमें क्लिक आता है, क्लिक AVR हम यूज़ करते हैं। चर्प भी हम ट्रांजिएंट में यूज़ करते हैं। सस्टेन्ड स्टिमुलस में हम क्या करते हैं कि स्पीच इवोक्ड जो रिस्पॉन्स रहते हैं वो सस्टेन्ड वाले रहते हैं। और स्टडी स्टेट में क्या करते हैं, हम SSR के बारे में पता करते हैं। इसमें हम मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं, मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड का यूज़ करते हैं इस SSR वाले टेस्ट को करने के लिए। फिर अगला क्लासिफिकेशन उन्होंने दे रखा है कि जो जनरेटर साइड है, तो मतलब हम जो इलेक्ट्रोड प्लेस कर रहे हैं या जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो फार फील्ड है या नियर फील्ड है। फार फील्ड और नियर फील्ड जैसे मैंने पहले बताया है कि फार फील्ड मतलब कि जो जहाँ जनरेट हो रहा है, मतलब जो उसकी साइट है जनरेटर की साइड पे, हमने वहीं पे इन्वर्टिंग इलेक्ट्रोड वहीं पे प्लेस किया है, और हमको डायरेक्ट वो फटाफट मतलब पास में हमको जनरेटर साइड और जो प्लेस हमने इलेक्ट्रोड किया जिससे हम कैच कर रहे हैं वो दोनों पास पास है, तो उसको नियर फील्ड कर दिया। नियर फील्ड का यूज़ हम इंट्रा ऑपरेटिव में करते हैं, क्योंकि हमको पता करना पड़ता है कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं उस दौरान हमारी नर्व को किसी प्रकार का कोई डैमेज तो नहीं हो रहा, उसके बारे में हम पता करते हैं। तो नियर फील्ड होता है, इंट्रा ऑपरेटिव में होता है। इकोक्सी भी जो रहता है वो नियर फील्ड होता है। फार फील्ड मतलब कि हम जिसको, ठीक है, जो जनरेशन साइड है उसको थोड़ा सा दूर प्लेस करके उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें हमारा आ जाएगा क्लिनिकल जो हम AVR यूज़ करते हैं वो आ जाएगा, MLR आ जाएगा और LLR आ जाएगा। इस प्रकार से हमने जो क्लासिफिकेशन देखा, ये डिफरेंट साइट ऑफ जनरेशन के बारे में, लेटेंसी के बारे में, कि हम जो टेस्ट करते हैं AVR MLR, इसका लेटेंसी, इसको किस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन के थ्रू हमने देखा है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में सारे टेस्टों के बारे में डिटेल में देखेंगे कि जो AVR रहता है उसके लिए हमारा स्टिमुलस पैरामीटर क्या होता है, एनालिसिस हम कैसे करते हैं,
उसके बेस पे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे देते हैं, कब किस प्रकार से हम पिक को पहचानते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सारी चीज़ें एक एक से सारे टेस्टों के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।